गुड इवनिंग बच्चों। कल 2 अंक के प्रश्नों की तैयारी किए थे हमने और अब करेंगे 3 अंकों के प्रश्नों की तैयारी। 3 अंक के प्रश्न चलते हैं। ये रहे 3 अंक के प्रश्न। 3 अंक के प्रश्न ये भी सब ब्लूप्रिंट से छटे हुए हैं। आप विश्वास करके आंख मूंद के इन प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं। ये प्रश्न नहीं आएंगे पर इस टाइप के प्रश्न जरूर आएंगे। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट के आधार पर ये प्रश्न छटे हैं। जैसे वर्ग समीकरण का विभेदक ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति ज्ञात बताइए। अगर विभेदक अलग से पूछता है तो भी वो 3 नंबर के लिए या 2 नंबर के लिए प्रश्न बना सकता है। मैंने विभेदक और मूलों की प्रकृति दोनों को एक साथ इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, आपको जो पूछेगा वो करिए। अगर मूलों की प्रकृति नहीं भी पूछता है तो विभेदक ज्ञात करने के बाद 2 लाइन का होता है, बस आप लिख सकते हैं मूलों की प्रकृति। अगर नहीं भी पूछेगा तो भी लिख दे सकते हैं आप। ठीक है, तो विभेदक अगर पूछता है तो भी आप मूलों की प्रकृति दिखा सकते हैं, और मूलों की प्रकृति अगर पूछेगा तो विभेदक ज्ञात करके मूलों की प्रकृति भी आपको बतानी होगी। ठीक है, चलिए इस सवाल को अपन रखते हैं। वर्ग समीकरण 2x की घात 2 धन 5x धन 5 बराबर 0 का विभेदक ज्ञात कीजिए। इसी को विविक्त कर भी बोलते हैं कई कई जगहों में। ठीक है, मूलों की प्रकृति भी बताइए। आ जाइए, 2x की घात 2 धन 5x धन 5। सॉल्यूशन में आ जाइए। क्या दिया है? दिया है वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण को और क्या बोलते हैं हम? द्विघात समीकरण। ठीक है, वर्ग समीकरण क्या दिया हुआ है? 2x की घात 2 धन 5x धन 5 धन 5x धन 5 बराबर 0। ठीक है, इस वर्ग समीकरण से हम तुलना करके a, b और c ज्ञात कर लेंगे। इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसकी तुलना किससे करेंगे? मानक रूप से करेंगे। समीकरण, वर्ग समीकरण का जो मानक रूप है वो होता है ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0। इससे करने पर इस दिए गए वर्ग समीकरण की तुलना हम मानक रूप से करेंगे। अच्छा, मानक रूप को देख सकते हैं, मैं कैसे लिखा हूँ? बराबर के नीचे बराबर, शून्य के नीचे शून्य, देखो x के नीचे x, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर। इससे क्या होता है? तुलना करने पे बड़ी आसानी से तुलना की जा सकती है। ठीक है, तो जैसे आप तुलना करेंगे तो a बराबर क्या दिखेगा? 2। a का मान क्या मिला? 2। b का मान क्या मिला? 5। b का मान क्या मिला? 5। एंड c का मान क्या मिला? 5। ठीक है, तो तुलना करने पर बड़े आसानी से तुलना की जा सकती है। x की घात 2 का जो गुणांक है दोनों साइड, ये a बराबर 2 हो जाएगा। वैसे x के गुणांक कौन हो जाएंगे? b बराबर 5, और जो बिना x वाला है यानी कि c बराबर 5। ठीक है, ये हो गया। a b c तीनों मिल गया। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? क्या ज्ञात करना है भाई? विविक्त कर। विविक्त कर, जिसको और क्या बोलते हैं? विभेदक। विभेदक। d का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और मूलों की प्रकृति बतानी है। मूलों की प्रकृति यानी कि लक्षण जिसको बोलते हैं वो बताना है। ठीक है, ये 2 काम हमें करने हैं। हमारे को ये जो सूत्र है वो विभेदक का यूज करेंगे हम। सूत्र क्या होता है? अगर आप नहीं भी पढ़े इसके पहले तो भी आप इसी फ्लो में पढ़ते पढ़ते आप आराम से इसको जान सकते, समझ सकते हैं और एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, विभेदक, विभेदक का सूत्र होता है विभेदक। विभेदक d बराबर होता है b की घात 2 ऋण 4 ac। ये b a c इन्हीं पे आधारित रहता है d का मान। तो b की घात 2, b कौन है? 5, तो 5 की घात 2 ऋण 4 गुणा a मतलब कितना? 2 गुणा c मतलब कितना? 5। 5 की घात 2 कितना होता है? 5 गुना 5 यानी कि 5 पंचे 25। ठीक है, कई बच्चे ऐसा कर देते हैं, ये प्रॉपर नहीं है ना, सही नहीं है। ये 5 की घात 2 मतलब 5 गुणा 2 समझते हैं, ये गलत है। 5 की घात 2, आप 5 गुणा 2 करेंगे 10 आ जाएगा, वो तो गलत हो गया है ना। 5 गुणा 2 का अलग मतलब होता है। 5 की घात 2 का मतलब एक्चुअल में क्या होता है? 5 का के घाव गुना 2 घाव। घाव मतलब घात, ये घात है। घात को आप घाव पढ़िए, तो 5 के घाव है, 5 2 घाव है, तो यहाँ 5 पंचे 25 आएगा, ये सही होगा। तो आप 25 लिखिए। 5 पंचे 25 ऋण 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। ठीक है, 25 में से 40 जाता है क्या? नहीं जाता। 40 में से 25 जाता है। ठीक है, तो बड़ी संख्या में से आप छोटी संख्या घटाइए। अलग अलग चिन्ह है, धन और ऋण यानी कि अलग अलग चिन्ह दिख रहे हैं, दोनों के चिन्ह अलग अलग है, इसलिए घटाएंगे। 40 में से 25 गया 15, और बड़ी संख्या ऋणात्मक इसलिए ऋण 15। डी का मान क्या मिल गया? ऋण 15। डी का मान ऋण 15 जो कि क्या है? शून्य से छोटा है। आप इसको लिखेंगे शून्य से छोटा, ऋणात्मक है ये। ऋणात्मक राशि क्या होती है?
शून्य से छोटी होती है। तो डी का मान क्या मिल गया आपको, शून्य से छोटा। इसलिए मूलों की प्रकृति हम क्या दिखा सकते हैं, इसलिए मूलों की प्रकृति क्या होगी भाई, मूल कैसे होंगे, लेस देन शून्य होता है यानी कि शून्य से छोटा होता है तो क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप मूलों की प्रकृति के बारे में सीखिए। ये मैं टॉपिक डाल देता हूँ मूलों की प्रकृति का। ठीक है, देखिए बच्चों, मैं शुरू से नहीं पढ़ा रहा हूँ, पर जो क्वेश्चन में जो चीज़ बेसिक रहेगी उसको मैं अलग से शो कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, मूलों की प्रकृति के बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर आप पढ़े हुए हैं तो अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा। नहीं पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप ध्यान दीजिए। मूलों की प्रकृति कि मूल भाई कैसे कैसे होते हैं। तो पहला चीज, मूल एक तो मिलता है वास्तविक, मूल होता है वास्तविक, वास्तविक होंगे, कब होंगे वो बाद में लिखूंगा। दूसरा होता है मूल काल्पनिक होते हैं, काल्पनिक मतलब अधिकल्पित। ठीक है, कल्पना करी जाती है उनकी, वो वास्तविक रूप में होते नहीं है। मूल अधिकल्पित होंगे, कब होंगे वो लिखेंगे हम। और दूसरा चीज होता है मूल बराबर, बराबर होंगे। इसको कई लोग बराबर एवं वास्तविक भी बोलते हैं, पर इसको बराबर से याद रखिए, बराबर प्लस वास्तविक। ठीक है, ये ऐसा भी आप पढ़ सकते हैं, बराबर एवं वास्तविक ऐसा भी पढ़ सकते हैं। तो भाई मूल वास्तविक कब होते हैं, जब डी का मान क्या होता है, बड़ा होता है शून्य से, यानी कि डी का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, धनात्मक होगा डी का मान तब। ठीक है, जैसे डी का मान 5 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया। ठीक है, आपको ये तो पता होगा, संख्या रेखा तो पता होगी आपको। ठीक है, बीच में कौन होता है, शून्य। दाएं साइड क्या होता है, दाएं साइड धनात्मक संख्याएं। ठीक है, और बाएं साइड क्या होती है, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ऋण राशि अगर मिलेगी तो शून्य से छोटा है, धनात्मक राशि मिलेगी तो शून्य से बड़ा है। तो शून्य से बड़ा राशि अगर मिलेगा तो मूल वास्तविक लिखना। शून्य से छोटी राशि अगर मिलेगी, डी अगर लेस देन है जीरो के, यानी कि छोटा है जीरो के, इसी को क्या बोलते हैं हम, ऋणात्मक ना। ऋणात्मक संख्या अगर मिल गई, जैसा कि अभी मिला था, तो मूल काल्पनिक लिखेंगे यानी कि वास्तविक। तो यहाँ पर मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी। और मूल बराबर कब होंगे भाई, जब डी का मान शून्य के बराबर होगा। जब डी का मान शून्य के बराबर होगा, यानी कि डी का मान शून्य आना चाहिए, तब मूल बराबर एवं वास्तविक लिखा जाएगा। अभी ये ऋणात्मक है, शून्य से छोटा है डी का मान, इसलिए मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूल काल्पनिक होंगे यानी कि अधिकल्पित होंगे, काल्पनिक होंगे। तो सिर्फ ये 2 लाइन लिखना रहता है एक्स्ट्रा। अगर आपको विविक्त कर पूछता है तो आप तो इतना बताओगे, साथ में इतना भी लिख देना कि भाई मूल काल्पनिक है कि वास्तविक है। ठीक है, तो ये उत्तर हो गया, है ना। आंसर वाली लाइन आप लिख सकते हैं, उत्तर बराबर कि भाई विविक्त कर ऋण 15 प्राप्त हुआ एवं मूल जो है वो काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो ये बेसिक हो गया उसका। अब बढ़ चलते हैं हम लोग आगे। ये प्रश्न क्रमांक 1 था, सॉल्यूशन 1 था ये। अब बढ़ चलते हैं आगे। दूसरा प्रश्न है, x की घात 2 ऋण 4x धन 4 बराबर 0 का विभेदक ज्ञात कीजिए। तो इसको मैं यहीं पे बता दूं रफ में बच्चों, चलो फटाफट लिख रहा हूं मैं। x की घात 2 ऋण 4x धन 4 बराबर 0, इसी के नीचे मैं लिखूंगा ax की घात 2, ये जो हमारा मानक समीकरण होता है उसको, धन bx धन c बराबर 0। चलो तुलना करो, a का तुलना यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या है, a 1 है ना, तो a बराबर कितना मिला, 1। सेम चलाएंगे आप, मैं बस शॉर्टकट में बता रहा हूँ। b का मान कितना मिला, b का मान 4 नहीं लिखना, यहाँ ऋण है तो ऋण पकड़ते हुए लिखेंगे आप। ठीक है, ऐसा बनेगा, चप्पल टाइप का बनेगा, जहाँ कहीं भी ऋण दिख गया मतलब चप्पल टाइप का, आप उसको ग्रहण करेंगे ऋण को। ठीक है, छोड़ेंगे नहीं। अब जैसे धन है तो धन है तो उसको छोड़ दीजिए, ऋण रहेगा तो आपको उसको कैप्चर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर चप्पल बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, बस ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, तो c बराबर यहाँ 4 मिला, b बराबर ऋण 4 मिला, a बराबर 1 मिला। चलो d निकालते हैं, विविक्त कर d बराबर b की घात 2 ऋण 4 ac। ये सॉल्यूशन सेकंड हुआ ना। b की घात 2 करिए जरा, b कौन है, ऋण 4 पूरे की घात 2 ऋण 4 a कितना 1 इंटू c कितना 4। ठीक है, ऋण 4 पूरे की घात 2, ऋण 4 पूरे की घात 2 का मतलब होता है ऋण 4 गुणा ऋण 4। ठीक है, तो ऋण और ऋण का गुणा धन, 4 चौके 16, तो धन 16 आया, मतलब 16 लिखिए। ऋण 4 एकम 4, 4 चौक 16। बताइए क्या होता है, 16 ऋण 16 मतलब 0। अच्छा, डी का मान 0 आ गया, मतलब मूल क्या होंगे, बराबर। तो आप मूलों की प्रकृति लिखेंगे, अतः अतः मूल की प्रकृति यानी कि मूल क्या होंगे, बराबर होंगे, बराबर एवं वास्तविक। ठीक है,
तो ये मैं थोड़ा सा फटाफट शॉर्टकट में बता दिया हूँ। आप इसी फ्लो में बनाएंगे, इसी फॉर्मेट में बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा और अच्छे से लिखने लायक रहेगा, परीक्षा में अंक मिलेंगे। ऐसे बनाएंगे तो नहीं मिलते अंक, एक आध नंबर कट जाता है। थोड़ा सा दिया गया है, ज्ञात करना है सूत्र, फिर उत्तर वाली लाइन, ऐसा लिखेंगे तो नंबर मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये समझने के लिए काफ़ी है और ये फॉर्मेट है ना, इसी फॉर्मेट में बनाएंगे। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न क्रमांक 3, 3x की घात 2 धन 2x धन 7 बराबर 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर बेसिक चीज़ें बताया था, ये बेसिक है, वैसे ही यहाँ पर भी आप एक बेसिक और समझ लीजिए। वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल क्या होता है और गुणनफल क्या होता है। देखो, वर्ग समीकरण का जो मेन प्रारूप है, मानक रूप जिसको बोलते हैं, वो ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 होता है। ठीक है, वर्ग समीकरण, इसके मूलों का योगफल, मूल मतलब जो उसके दो हल रहते हैं। x की घात 2 दिख रही है, मतलब इस वर्ग समीकरण के कितने हल निकलेंगे, 2। घात 2 है मतलब 2 हल निकलेंगे इसके। ठीक है, 2 हल वो हल होंगे, x के 2 मान होंगे जो इस समीकरण में रखने पर संतुष्ट करेगा समीकरण। ठीक है, तो उन 2 हलों का या उन 2 मूलों का योगफल कितना होगा और उन 2 मूलों का गुणनफल कितना होगा। बहुत ही सिंपल सा बस सूत्र याद रखिए, ज़्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा समझने समझाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सूत्र याद रखिए। मूलों का योगफल होता है ऋण b बटा ए, ऋण b बटा ए, ये b जो है आपको दिखते रहेगा, उसका ऋण b बटा ए करना है। और मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है c बटा ए। बस सिंपल सा सूत्र है, कभी कभी 3 नंबर के लिए ये पूछ देता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है ये। आ जाइए, प्रश्न क्रमांक 3 को हम पढ़ रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 3 यानी कि सॉल्यूशन 3, सॉल्यूशन 3, सॉल्यूशन 3 में आ जाइए भाई। ये बेसिक हो गया, बेसिक नॉलेज हो गया। ठीक है, इसको अलग से क्लॉज क्लॉज बना दीजिए। ठीक है, आ जाइए प्रश्न क्रमांक 3, वर्ग समीकरण 3x की घात 2 धन 2x धन 7 बराबर 0 दिया है। क्या दिया है भाई, वर्ग समीकरण क्या दिया है, 3x की घात 2 धन 2x धन 7 धन 2x धन 7 बराबर 0। ठीक है, तुरंत इसकी तुलना कर दीजिए। इसकी तुलना हम किससे करेंगे, ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से करने पर। वर्ग समीकरण का जितना भी प्रश्न आएगा उसमें आपको तुलना जरूर करनी पड़ेगी, और तुलना करने के बाद ए बी सी निकालना बहुत जरूरी रहता है ना। तो ए का मान कितना मिला, ये 3, बी का मान कितना मिला 2, और सी का मान कितना मिला 7। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है वो लिखिए। क्या ज्ञात करना है भाई, प्रश्न को फिर से एक बार देखते हैं, प्रश्नों को आप तुरंत पढ़ लिया करें। वर्ग समीकरण 3x की घात 2 धन 2x धन 7 बराबर 0 के मूलों का योगफल व गुणनफल ज्ञात कीजिए। मूलों का योगफल एवं गुणनफल, ये सूत्र लगाइए और सीधे सीधे आप उत्तर प्राप्त कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है, एक तो मूलों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है, एवं मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, ये दोनों हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब सूत्र लगाइए और सीधा सीधा मान निकालिए। सूत्र में क्या आ जाएगा, मूलों का योगफल, पहला सूत्र मूलों का योगफल, क्या सूत्र है भाई, ऋण b बटा ए। तो ऋण तो रहेगा ही, सूत्र का ऋण है ये। b का मान डाल रहा हूँ, b का मान कितना है 2, तो b की जगह 2 डाल दिया। a का मान डाल रहा हूँ, a का मान कितना है 3, 3 डाल दिया। ये हो गया मूलों का योगफल। बताइए क्या है ये, इसमें कोई दम है? ये सब पास होने के मटेरियल हैं, आप लोगों के बुक में भरमार पड़े हुए हैं ऐसे मटेरियल, इनको बस सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत। प्रैक्टिस हो गया, उसके बाद 10वीं ऐसी निकाल लेता है बच्चा। फिर अपन निकालते हैं मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल निकल गया। अब आ जाइए मूलों का गुणनफल, है ना, ये उत्तर निकल गया। मूलों का गुणनफल निकालते हैं। सूत्र क्या है, c बटा ए, सी का मान कितना 7 बटा ए का मान कितना 3, ये निकल गया मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो ये एक और ये दो, दोनों निकल गए। आंसर वाली लाइन लिख सकते हैं आप। आंसर क्या लिखेंगे भाई, कि मूलों का योगफल इतना एवं मूलों का गुणनफल इतना है। उत्तर वाली लाइन लिख सकते हैं कि मूलों का योगफल ऋण 2/3 व गुणनफल 7/3 है। ठीक है, बस ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो गया
सॉल्यूशन 3। अब आ जाइए 4, वर्ग समीकरण बनाइए यदि मूल आपको दे दिए गए हैं, मूल 7 और 4 दे दिए गए हैं। ठीक है, तो फिर से बेसिक चीज है, ये बेसिक समझा रहा हूं मैं। ठीक है, बेसिक में आ जाइए। वर्ग समीकरण बनाना है अगर आपको मूल दिए गए हैं तो वर्ग समीकरण का निर्माण, टॉपिक दे रहा हूं मैं, वर्ग समीकरण का निर्माण। ठीक है, कैसे करेंगे? अगर मूल आपको दिया गया तो उसका निर्माण कैसे करते हैं? तो देखो, वर्ग समीकरण का निर्माण कैसे करते हैं हम? x की घात 2, ठीक है, ऋण कोष्टक लगाकर x कर देना, धन इधर बराबर 0। यहाँ पर कुछ वैल्यू डालना पड़ता है। क्या डालते हैं यहाँ पर? हम डालते हैं मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। ठीक है, और यहाँ पर हम डालते हैं मूलों का गुणनफल। ऋण रहेगा, बस एक चीज ध्यान रखना, x की घात 2 ऋण मूलों का योगफल गुणा x धन मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। ये बना देगा वर्ग समीकरण। ठीक है, कब? जब आपको दोनों मूल दिए गए हैं। ठीक है, वर्ग समीकरण का निर्माण जबकि मूल दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका क्लॉज कंप्लीट कर दो, ये एक क्लॉज हो गया, बेसिक चीज है ये, इसको समझ लिए तो आपको सवाल समझ में आ जाएगा। तो सॉल्यूशन नंबर 4, सॉल्यूशन नंबर 4 क्या है भाई? सॉल्यूशन नंबर 4, चलो प्रश्न देखते हैं फिर से। देखो, वर्ग समीकरण बनाना बोल रहा है यदि मूल आपको दे दिए गए। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को दिया गया है में लेते हैं, फिर याद करना में लेते हैं। क्या दिया गया है? मूल दिए गए। किसी वर्ग समीकरण के मूल पता है, वर्ग समीकरण नहीं पता है। जैसे ये वर्ग समीकरण दिया था, है ना, तो इसके मूल का फलाना फलाना चीज ज्ञात कीजिए, ऐसा पूछ रहा था। अभी वर्ग समीकरण ही छुपा दिया है, बोलता है मूल मैं दे दिया हूं, आप वर्ग समीकरण बना के दिखाओ। तो भाई अगर मूल दिया हुआ होता है तो वर्ग समीकरण कैसे बनाते हैं? तो इस सूत्र के द्वारा बनाते हैं। तो इस सूत्र को हम उपयोग करेंगे। तो पहले आ जाइए, दिया गया है, क्या दिया है भाई? वर्ग समीकरण के मूल दिए हुए हैं। वर्ग समीकरण नहीं दिया हुआ है, वर्ग समीकरण के मूल। वर्ग समीकरण के मूल कौन कौन है? 7 एवं 4, ये वर्ग समीकरण के मूल है। क्या ज्ञात करना है? क्या ज्ञात करना है भाई? हमको वर्ग समीकरण का निर्माण करना है। वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण का निर्माण करना है, मतलब कि वर्ग समीकरण बना के दिखाना है। सूत्र क्या लगाएंगे हम? सूत्र क्या लगाएंगे? x की घात 2 ऋण मूलों का योगफल इंटू x धन मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये बना देगा वर्ग समीकरण। ठीक है, इसी सूत्र में आप वैल्यू डालेंगे। तो पहले आप मूलों का योगफल प्राप्त कर लीजिए। देखो, आपके पास मूल पता है, 7 और 4 दो मूल है, इनका योगफल नहीं कर सकते क्या? 7 धन 4 11, और इनका गुणनफल नहीं कर सकते क्या? 7 चौक 28। बात खत्म, आंसर तो दिख रहा है सीधे सीधे, है ना। तो ये दो मूल दिए हुए हैं, तो उनका मूलों का योगफल पहले प्राप्त कर लेते हैं। मूलों का योगफल, भाई योगफल मतलब जोड़ना, 7 धन 4 कितना? 11। अब दूसरा मूलों का गुणनफल प्राप्त कर लीजिए। ये सूत्र नहीं लगा पाएंगे आप बच्चों, ध्यान रखना, ये वाला सूत्र नहीं लगेगा भाई। आपको वर्ग समीकरण पता है, इसका मतलब एबीसी आपको पता है, तभी तो आप एबीसी वाला सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर वर्ग समीकरण का निर्माण करना है, हमको वर्ग समीकरण पता नहीं, तो कहाँ से आप एबीसी प्राप्त करेंगे? ये सूत्र मत लगाना। यहाँ पर मूल तो दिए हुए ना डायरेक्ट, भाई मूल अगर दिए हुए हैं तो मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल दोनों प्राप्त कर लीजिए। मूलों का गुणनफल मतलब क्या होता है? 7 गुना 4 7 चौक 28। ठीक है, बस इन्हीं सब मानों को यहाँ रख दीजिए। इसीलिए वर्ग समीकरण हमको इस प्रकार मिलेगा। वर्ग समीकरण क्या मिलेगा भाई? x की घात 2 ऋण मूलों का योगफल मतलब 11x धन मूलों का गुणनफल मतलब 28 बराबर 0। इसको ऐसे ब्रैकेट लिख सकते हो, फिर बाद में आप इसको ब्रैकेट हटा देना। ऋण 11x धन 28 बराबर 0। देखो, ये बन गया वर्ग समीकरण। ठीक है, खत्म करो इसको। ऐसे ऐसे सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है 3 नंबर के लिए, और मैं बता रहा हूँ ऐसे ही क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। जितने भी पेपर जांचने वाले हैं सब प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, सबको पता है कि कोरोना काल में कैसे परीक्षा लेनी है कि बच्चों को तकलीफ भी ना हो और सभी बच्चे अपने स्वाभिमान के साथ पास भी हो जाए। ठीक है, उनको ये ना लगे कि हमको बहुत ज़्यादा कमज़ोर पेपर दिया गया है। ऐसे ही बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देकर आपके स्वाभिमान के साथ आपको पास किया जाएगा। पास किया जाएगा नहीं, आप पास होंगे। ठीक है, तो तैयारी करिए, मेहनत करिए, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे
इतना विश्वास रखिए, ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। समांतर श्रेणी 3 5 7 डैश डैश डैश, इसका 15वां पद ज्ञात करना है। तो बेसिक चीज़ों को बताते हुए चल रहा हूं मैं। बेसिक चीज़ को हम लोग पहले पकड़ेंगे। तो बेसिक चीज़ समांतर श्रेणी से रिलेटेड, भाई समांतर श्रेणी होती क्या है? समांतर श्रेणी जिसको हम बोलते हैं एपी, ठीक है। तो एपी में क्या होता है? समांतर श्रेणी में समान अंतर से पद आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि दो, दो के बाद अगर आप कोई भी पद सोचे, चलो क्या पद सोचना चाहते? कोई बच्चा बोला सर मैं 2 के बाद 6 लिखना चाहता हूँ, चलो लिख दो। तो उसके मन में क्या आया होगा? 4 जोड़ने का विचार आया होगा। 2 के बाद 4 जोड़ के 6 आया। तो अच्छा 6 के बाद 4 जोड़ो तो 10 आया, 10 के बाद 4 जोड़ो तो 14, 14 के बाद 4 जोड़ो तो 18। इस श्रेणी में एक विशेष बात है। क्या विशेष बात है? ये समान अंतर से आगे बढ़ रही है। 4 4 का अंतर लेके ये आगे बढ़ रही है। बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है ना? जैसे हम लोग 2 2 सीढ़ी जंप करके चढ़ते हैं। कोई एक बड़ा लंबा पैर वाला आदमी है तो 3 3 सीढ़ी जंप करके भागेगा। जैसे भागते हैं ना एकदम, और नीचे से ऊपर से नीचे उतरते हैं तो 4 4 सीढ़ी आप जंप कर सकते हैं, ठीक है। तो कितने का अंतर आप बना सकते हैं? 4 4 सीढ़ियों का। कोई 2 2 का सीढ़ियों का अंतर बनाता है, कोई एक सीढ़ी जंप कर करके आता है, कोई एकदम नेक्स्ट सीढ़ी में चले जाता है। तो अपने हिसाब से तो वैसे ही समान अंतर से आगे बढ़ रही है कोई सीरीज, है ना, कोई श्रेणी। तो ये है समान अंतर वाली सीरीज, समांतर सीरीज बोलते हैं इसको, समांतर श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। तो ये समांतर श्रेणी का एनवा पद हमको ज्ञात करना है, यानी कि टी एन जिसको बोलते हैं, एनथ टर्म। टी फॉर टर्म, टर्म मतलब पद होता है, एन एन मतलब एनवा पद, इसी को हम लोग बोलते हैं एनवा पद, ठीक है। और इसका सूत्र होता है ए धन एन ऋण 1 गुणा डी, जहां पर ए जो होता है वो प्रथम पद होता है, ठीक है। ए जो होगा वो क्या होगा? प्रथम पद। डी जो होगा वो दो पदों के बीच का अंतर है, ठीक है, इसको सर्वांतर बोलते हैं। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा डी, यानी कि सर्वांतर, ठीक है। और एन मतलब होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो इस बेसिक्स के साथ सवाल में आ जाते हैं। सवाल नंबर क्या है भाई? पांचवा, ठीक है। क्या बोलता है? एक समांतर श्रेणी दी गई है, ठीक है। एक समांतर श्रेणी दी गई है, दिया है समांतर श्रेणी क्या? 3 5 7 9 डैश डैश डैश, ठीक है, ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा यहां से क्या क्या चीज पता चल जाता है? इस श्रेणी का प्रथम पद जैसे दिया गया, मैं लिख लेना उसको, जैसी श्रेणी दिखी प्रथम पद, प्रथम पद को हम दर्शाते हैं ए से। कौन है भाई? पहला पद कौन है? 3, ठीक है। अब सर्वांतर निकालो। सर्वांतर डी मतलब क्या होता है? दूसरा पद में से पहला पद, दूसरा पद में से घटा दीजिए पहला पद। दूसरा पद कौन है? 5 ऋण, तीसरा पद पहला पद कौन है? 3। तो 5 ऋण 3 कितना हुआ? 2। तो डी का मान सर्वांतर कितना हुआ? 2। 2 2 के अंतर से आगे बढ़ रही थी ना ये, ठीक है। तो ये 3 5 7, इसका 15वां पद हमको ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है भाई बच्चों? ज्ञात करना है 15वां पद, यानी कि 15वां पद, यानी कि T15, T15, ठीक है। टी एन जैसा होता है वैसी ही T15, इसको हम क्या बोलेंगे? T1 पहला पद, यानी कि T1। इसको क्या बोलेंगे? T2, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? T1। ये क्या कहलाएगा? T2 कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? T3 कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? T4। पहला पद T1 मतलब पहला पद, T2 मतलब दूसरा पद, T3 मतलब तीसरा पद, T4 मतलब फोर्थ टर्म, यानी कि चौथा पद। वैसे करते करते एनवा पद, यानी कि हमको 15वां पद यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। तो 15वां पद यानी कि T15 T15 हमको ज्ञात करना है। सूत्र क्या लगाएंगे भाई? एनवा पद का सूत्र लगाइए, ठीक है। तो एनवा पद का सूत्र क्या होता है? टी एन बराबर ए धन एन ऋण 1 गुणा डी, ठीक है। इस सूत्र में मैं एन की जगह 15 रख रहा हूँ, तो मुझे 15वां पद मिल जाएगा। एन की जगह में 15 रखिए तो 15वां टर्म मिल जाएगा। ए मतलब होता है पहला पद जो है 3 प्लस एन, एन की जगह 15 रखा ना मैं, तो 15 रखिए। ऋण 1 गुणा डी, डी का मान कितना? 2। तो ये हो गया 3 धन 15 में से 1 गया 14, 14 यहाँ पे कुछ नहीं मतलब गुणा समझिए उसको, और ये 2, है ना। कई लोग 3 और 14 को पहले जोड़ देते हैं, 3 और 14 पहले नहीं जुड़ेगा, पहले गुणा होगा। 14 दूनी 28 करेंगे आप,
फिर 3 और धन 28 करना। कई लोग ऐसा कर देते हैं बच्चों, ध्यान रखिए गलत होने के चांसेस है। 3 धन 14, 3 धन 14 कितना हो गया 17, फिर गुणा 2 और उत्तर देते हैं 34, और ये गलत है। क्यों गलत है? आपने बॉड मास पढ़ा है, BODMAS। बॉड मास में बी फॉर ब्रैकेट होता है, कोष्टक पहले हल करते हैं, फिर ऑफ मतलब का, डी मतलब डिवाइड मतलब भाग, मल्टीप्लिकेशन है कि गुणा, एडिशन मतलब कि धन, सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस। तो पहले आपके पास धन और गुणा दोनों चिन्ह है। धन और गुणा में पहले किसका नंबर आया? गुणा का, तो पहले गुणा करिए। तो गुणा को पहले आप संक्रिया लगाएंगे, 14 दूनी 28 पहले करेंगे, फिर अब आप 3 धन 28 यानी कि कितना हो गया 28, 29, 30, 31, यानी कि 15वां पद मुझे कितना प्राप्त हुआ? 31। तो उत्तर क्या लिखेंगे आप? 15वां पद क्या है? 15वां पद 31 है। बस ये उत्तर हो गया। सिंपल लग रहा है? एक एक बार समझिए, कितने बार भी समझिए, आप रिपीट कर करके देखिए, आपको समझ आ ही जाएगा। आपके अंदर अगर ललक है पढ़ने की तो आप कहीं ना कहीं से पढ़ लेंगे, और अगर ललक नहीं है तो कितना भी अच्छा वीडियो बना ले बच्चों, कोई नहीं पढ़ सकेगा फिर। ठीक है, इसलिए ललक चाहिए। अब हम लोग चल रहे हैं 6वां प्रश्न की तरफ। मध्यानुपाती, चतुर्थानुपाती और तृतीयानुपाती वाला प्रश्न आज हमको देखना है। तो मैं थोड़ा सा बेसिक ले रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मैं इस पूरे पन्ने में समझाऊंगा मैं। ठीक है, देखो पहले तो हम ये किस चैप्टर से रिलेटेड है? समानुपात एवं अनुपात से रिलेटेड है ये। ठीक है, अनुपात एवं समानुपात से रिलेटेड है। तो उस चैप्टर में पहले तो हम अनुपात देखेंगे। भाई अनुपात क्या होता है? A अनुपात B। ठीक है, फिर समानुपात देखेंगे, इसको हम अनुपात बोलते हैं। और समानुपात क्या बोलते हैं? A अनुपात B और C अनुपात D। जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो समान अनुपात, दो अनुपात जब आपस में समान होते हैं तो समान अनुपात कहलाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं समान अनुपात, यानी कि समानुपात। ठीक है, तो इसी बराबर को हम लोग ऐसा शो करेंगे, यहाँ पर बुक में ऐसा लगाता है। ठीक है, बॉन्ड टाइप का, जैसे ये बराबर बन जाएगा उस टाइप का, तो बॉन्ड टाइप का बनाता है C अनुपात D। इसको हल करने का तरीका ऐसा है, अनुपात को हम बटे पढ़ते हैं तो बटे लगाइए, इसको समानुपात को अपन क्या लिखते हैं? बराबर लिखते हैं, और ये C अनुपात को क्या लिखेंगे? बटे, तो C बटे D, तो A बटे B बराबर C बटे D, ऐसा आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद तिर्यक गुणा वाला चीज़ आप ज़्यादातर यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसमें बात आती है प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। ध्यान से समझिएगा, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, ये जो है इसको हम बोलते हैं प्रथमानुपाती। ठीक है, प्रथमानुपाती। ठीक है, इसको हम बोलते हैं द्वितीयानुपाती। द्वितीयानुपाती यानी कि इसका नाम है मध्यानुपाती। ठीक है, मध्यानुपाती। ये तीसरे नंबर पे है इसलिए इसको हम बोलते हैं तृतीयानुपाती। ठीक है, और ये चौथे नंबर पे इसको हम बोलते हैं चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती। ठीक है, दिख पा रहा है आप लोगों को? हाँ दिख पा रहा है। ठीक है, तो प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, इनका आपको यहाँ पर प्रश्न जरूर आएगा। अब अगर चतुर्थानुपाती पूछा तो क्या करेंगे? देखो, समानुपात जब दिया रहता है ना, ये दो अनुपात जब आपस में समान हो रहे हैं, समानुपात दिया हुआ है, तो इसको हल करने का तरीका क्या बताया था मैंने? तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा कर दीजिए, ये इधर चले जाएगा, है ना, ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, तो AD बराबर BC। ठीक है, ये AD बराबर BC, ऐसा कर लीजिए। ठीक है, तो ये काम आता है D निकालने के लिए। ठीक है, तो प्रथमानुपाती तो नहीं पूछेगा। ठीक है, मध्यानुपाती पूछता है, तो मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे वो देखो। जब A अनुपात B अनुपात C, ठीक है, जब इस तरीके का प्रश्न आएगा, जब यहाँ पर D को छुपा के रखेगा, तीन राशियों के साथ अनुपात दिया रहेगा, तो बीच में आने वाली राशि B को हम मध्यानुपाती बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो B है कैसे निकलेगा? तो B के लिए सूत्र लगा रहा हूँ सीधा सीधा, B की घात 2 बराबर AC। ठीक है, B की घात 2 बराबर AC, ये सीधे सीधे ये सूत्र लगा रहे हैं हम। तो B की घात 2 बराबर AC, यह सूत्र लगेगा और इसमें से B ज्ञात किया जा सकता है, यानी कि मध्यानुपाती ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें हम B बराबर वर्ग को पक्षांतर करेंगे तो वर्गमूल बनेगा, वर्गमूल AC के हिसाब से निकाल सकते हैं। ये सूत्र आपको मध्यानुपाती दे देगा। ठीक है, मध्यानुपाती B का आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, C निकालना है तो क्या करेंगे? भाई C निकालना है तो C को यहाँ रख दो ना, C को यहीं रोक दो, A को पक्षांतर करो,
तो b की घात 2, ये सी यहाँ a यहाँ गुणे में यहाँ भाग में आ जाएगा, तो c बराबर b की घात 2 बटे a। ठीक है, इस प्रकार से c का मान निकल जाएगा। तो इसी सूत्र में आप तृतीयानुपाती भी दे सकते हैं और इसी सूत्र में आप मध्यानुपाती भी दे सकते हैं। तो ये आपको मध्यानुपाती भी मिलने लगा और इसी सूत्र में आपको तृतीयानुपाती भी मिलेगा। ठीक है, रही बात चतुर्थानुपाती की, तो चतुर्थानुपाती के लिए आपको 4 राशियों के मध्य क्या देगा, अनुपात या समानुपात बना के देगा। तो 4 राशियों के द्वारा चलोगे आप तो ये वाला चीज लगेगा, तिर्यक गुणा करना पड़ेगा। चतुर्थानुपाती के लिए आपको तिर्यक गुणा करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ चतुर्थानुपाती के लिए हमको क्या करना रहता है, तिर्यक गुणा के लिए तिर्यक गुणा करेंगे। चलिए आ जाइए सवालों में आ जाते हैं फटाफट। प्रश्न क्रमांक कौन सा था हमारा, 6। ठीक है, 6वां। तो सॉल्यूशन 6वां भाई क्या दिया हुआ है, 6 और 54 का मध्यानुपाती। ठीक है, 6 और 54 का मध्यानुपाती हमको निकालना है। क्या दिया है, 6 और 54 का मध्यानुपाती, यानी कि 6 और 54। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, यानी कि ये a है, ये a है और ये कौन है, c। मध्यानुपाती पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है, a और b और c, मध्यानुपाती ये होता है, ये पूछ रहा है। मतलब आपको दिया क्या है फिर, 6 और ये 54, a और c की वैल्यू दी गई है। ठीक है, और आपको ये ज्ञात करना है। तो b की घात 2 बराबर ac यूज करेंगे अपन। ठीक है, तो ये 6 और 54 ये क्या कहलाएगा, a का मान कहलाएगा, a बराबर 6 और c बराबर 54 आपको दिया हुआ है। ठीक है, आप एक ग्राफ बना लीजिए ऐसा, a का मान दे दिया है 6 और c का मान दे दिया 54 और b का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ये ज्ञात करना है। तो b मध्यानुपाती क्या ज्ञात करना है भाई, क्या ज्ञात करना है, मध्यानुपाती b, मध्यानुपाती b हमको ज्ञात करना है। सूत्र कौन सा यूज करूंगा मैं, b की घात 2 बराबर ac। यही सूत्र आप b ज्ञात करने के लिए भी रखना, यही सूत्र आप c ज्ञात करने के लिए भी रखना। इसी को लिख दो और b और c जो निकालना है वो निकाल लो। ठीक है, मध्यानुपाती b का मान ज्ञात करना है, तो b की घात 2 बराबर a का मान पता है 6 गुणा c का मान कितना 54, तो b का वर्ग बराबर 6, वर्ग का पक्षांतर कर देते हैं यहाँ पर, वर्ग का पक्षांतर उधर क्या बन जाएगा, वर्गमूल। तो 6 गुणा 54। ठीक है, अब इसको हल करते हैं अपन। ठीक है, 54 ये जैसे 6 हुआ, 54 को क्या लिख सकते हैं, 6 नियम 54 होता है ना, 9 छक्के 54 या 6 नियम 54, तो 6 नियम 54 लिख रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, अब ये देखो 6 ने यहाँ पे वर्गमूल के अंदर जोड़ा बना लिया है। वर्गमूल से बाहर निकलने के लिए क्या जरूरी है, 2 बार का एक जोड़ा बनना चाहिए। तो इसने जब 2 बार का जोड़ा बनाया, 6 बाहर निकल जाएगा, बचा क्या, वर्गमूल 9। वर्गमूल 9 कितना होता है, 3। वर्गमूल 9 मतलब 3, क्योंकि 9 को क्या लिखूंगा, 3 गुणा 3, 3 जोड़ी बनाते हुए दिखेगा तो 3 बाहर निकल जाएगा, तो 6 गुणा 3। ठीक है, तो ये हो गया 6 तिया 18। तो b का मान कितना मिल गया भाई, 18। ठीक है, तो ये हमको मिल गया मध्यानुपाती, इसलिए उत्तर लिख लेंगे आप। अतः मध्यानुपाती क्या प्राप्त हुआ, मध्यानुपाती क्या मिला, 18 है। ठीक है, बढ़ चलते हैं आगे। प्रश्न क्रमांक 7वां, चतुर्थानुपाती पूछ रहा है। सॉल्यूशन 7, सॉल्यूशन 7, चतुर्थानुपाती यानी कि डी का मान, चौथे नंबर का चीज कौन होता है, डी होता है। तो 7, 3, 21 ये कौन हो जाएंगे, ए, बी और सी हो जाएंगे। ठीक है, 7, 3 और 21 क्या दिया है, देखो 7 दिया है, 3 दिया है, 21 दिया है और डी आपको ज्ञात करना है। तो ये कौन हो गया, ए, ये बी और ये सी। ठीक है, तो लिखिए ए बराबर क्या दिया हुआ है 7, बी बराबर क्या दिया हुआ है 3, सी बराबर क्या दिया हुआ है 21, और क्या ज्ञात करना है आपको, ज्ञात करना है चतुर्थानुपाती डी का मान, चतुर्थानुपाती डी का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं भाई। सूत्र क्या लगाएंगे अपन, सूत्र लगाएंगे a अनुपात b बराबर c अनुपात d, चारों के लिए ये लगता है ना। तो a बटे b बराबर c बटे d। तो a का मान या फिर पहले तिर्यक गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ad, तिर्यक गुणा समझते हैं ना, ये d a के पास गुणा होने जाएगा और ये नीचे वाला b c के पास, तो ये bc हो जाएगा। ठीक है, क्या किए आपने यहाँ पर, तिर्यक
गुणा करने पर। ए का मान हमको पता है कितना है 7 गुणा डी का मान हमें नहीं पता, डी तो निकालना है चतुर्थानुपाती, बी का मान पता है कितना है 3 गुणा सी का मान 21, डी का मान निकालना है इसलिए वहीं रोक रहा हूँ। 7 को मैं पक्षांतर करूंगा, डी का मान निकल जाएगा अगर 7 को आप भगा दिए तो। यहाँ से 7 गुणे में उधर जाके भाग हो जाएगा तो 3 गुणा 21/7। काटापेटी कर सकते हैं। काटापेटी का नियम क्या है, कोई एक ऐसी संख्या खोजिए जो दोनों साइड काट सके, ऊपर भी और नीचे भी। जैसे 7 नीचे भी काटता है और ऊपर भी, तो 7 एकम 7 और 7 तिया 21। तो ऊपर 3 गुणा 3 बचा, नीचे 1 को मत लिखिए, 3 तिया 9 लिखिए सीधा। तो डी का मान कितना मिल गया भाई 9। यानी कि उत्तर हम लिखेंगे कि चतुर्थानुपाती हमें क्या प्राप्त हुआ, चतुर्थानुपाती हमें क्या प्राप्त हुआ 9 होगा। ठीक है, बस ये सॉल्यूशन 7 प्रश्न क्रमांक 7 हुआ। ऐसे ही क्वेश्चन बुक में देखिए बच्चों और बनाने की कोशिश कीजिए, और मैं जो प्रश्न देता हूँ आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन के लिए वो भी आप करिए। ठीक है, आ जाइए प्रश्न क्रमांक 8वां। मैं इसको हिंट कर रहा हूँ बच्चों, ये आप अपने से प्रॉपर फॉर्मेट में बनाना। 5 और 10 का तृतीयानुपाती मतलब सी, ए बी और सी पूछ रहा है। ठीक है, तो तृतीयानुपाती आप फाइंड करेंगे। देखिए 2 नंबर के प्रश्नों का ये जो मैंने आज होमवर्क दिया था रात 8 बजे तक जमा करने वाला, 12-15 बच्चों ने हमारे को जमा कर दिया है, ज़्यादा ही किए हैं, लगभग 20 बच्चों ने जमा कर दिया है। बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, अच्छा है आप लोग पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, इससे हमको और अच्छा लगता है और टीचर अपने तरफ से फिर मेहनत करता है। वेल डन बच्चों, और करिए ऐसा होमवर्क। ठीक है, और जो बच्चे यूट्यूब से देख रहे हैं, जिनके पास व्हाट्सएप नंबर नहीं है, जिनको मैं भेज नहीं पा रहा हूँ, तो वो इसको पॉज कर लीजिए और इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। मैंने इसको होमवर्क दिया, 2 नंबर के प्रश्नों को आपने यूट्यूब से पढ़ा और उसके बाद होमवर्क के लिए प्रश्न मैंने इसको बनाए हैं। तो इसको आप लोग जो मेरे से जुड़े नहीं हैं व्हाट्सएप से, वो लोग इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रोक के आप प्रश्न उतार लीजिए और इसको बनाकर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं 3 नंबर के प्रश्नों को भी देता हूँ या दूंगा आगे, उसको भी आपको दिखा दूंगा, तो आप उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बताने जा रहा था, क्या बताने जा रहा था, भूल गया क्या बताने जा रहा था। चलो जब याद आएगा तब देखेंगे। मैं 8वां प्रश्न में आ गया था। हाँ, 5 और 10 का तृतीयानुपाती यानी कि सी। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था 5 और 10 का तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती मतलब ये प्रथमानुपाती हो गया, द्वितीयानुपाती हो गया और तृतीयानुपाती आपको पूछ रहा है, सी का मान आपको पूछ रहा है। तो फिर ये ए हुआ, ये बी हुआ। क्लियर हो गया चीज? आ जाइए, दिया गया में लिख लेते हैं, इसी में बता देता हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया भाई b² बराबर ए सी, यही सूत्र लगेगा। आपको सी ज्ञात करना है, यहीं से ज्ञात करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। सी का मान क्या हो जाएगा, ए को भगा के, ए को भगाओ इधर, बी की घात 2/a, तो बी है 10, 10 की घात 2/a, ए कितना है भाई 5, और ये हो गया सी। 10 की घात 2 कितना होता है 100, 10 दाम 100, तो ये हो गया 100/5 बराबर सी। काटापेटी करो, कोई एक ऐसी संख्या जो ऊपर और नीचे दोनों साइड काटे। कौन है भाई काट सकेगा, 5 काट सकेगा, 5 नीचे भी काटता है ऊपर भी, काटो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, मतलब 20 बार में 100 कट गया, तो सी का मान कितना मिला 20। ये आपका उत्तर हो गया। पर इसको प्रॉपर पूरा उसमें बनाना, फॉर्मेट में बनाना, जैसे मैं बताता हूँ। ठीक है, इसको देख लीजिए कैसे बनाए, वैसे ही आप इसको बनाएंगे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आ जाइए 9वां प्रश्न। एक घनाभ 8 मीटर लंबा है, 4 मीटर चौड़ा है और 2 मीटर ऊंचा है। उस घनाभ का आकाशीय विकर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, आकाशीय विकर्ण ज्ञात करना है। आकाशीय विकर्ण क्या होता है, आ जाइए यहाँ समझाते हैं आकाशीय विकर्ण क्या होता है। देखो एक घनाभ बनाने जा रहा हूं मैं। घनाभ किससे बनता है, आयत से ना। ये हो गया एक घनाभ। ठीक है, ये पूरा एक घनाभ है। इसमें मैं नाम दे रहा हूं इसको ए बी सी डी ई एफ जी और ये एच। ठीक है, अब ध्यान देंगे आकाशीय विकर्ण किसको बोलते हैं, वो विकर्ण जो किसी दीवार पे नहीं होती। ठीक है, जैसे कि इस फलक को देखिए, ये फलक दिख रहा है आपको, ये एक प्रकार की दीवार है। जैसे आप कमरे में बंद रहते हैं, कमरा क्या है, घनाभ है। ठीक है, घनाभाकार रहता है कमरा। तो आप कमरे में हैं तो 4 दीवार दिखेगा, एक ये दीवार दिखा, एक किसी के सामने ये वाली दीवार दिखेगी, क्या नाम है इसका, जी ए बी ई जी, ये दीवार इसके सामने है। एक राइट साइड की दीवार दिख रही होगी, ई डी सी बी ई, और इसी के सामने एक दीवार है, कौन है, एफ
GHF, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ इस दीवार के विकर्ण नहीं होने चाहिए, ये विकर्ण नहीं होना चाहिए। जैसे आपने FC को पकड़ लिया, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये F है, ये D है, ये C है और ये H है। इस दीवार को मैंने यहाँ ला लिया, ठीक है। तो इस दीवार के विकर्ण नहीं होने चाहिए भाई, ये भी तो एक चतुर्भुज है ना, तो इसका भी तो विकर्ण होता है ये और ये। तो इनको आकाशीय विकर्ण नहीं बोलते, इनको हम बोलते हैं फलक के विकर्ण, यानी कि घनाभ की दीवारों के विकर्ण। हमको आकाशीय विकर्ण से मतलब है, आकाशीय विकर्ण जो किसी दीवार पे नहीं होते हैं, ठीक है। तो आकाशीय विकर्ण ये होता है, ये H है ना, इसके जस्ट सामने में विकर्ण रूप से, जैसे आप कमरे में एक कोने को देखोगे तो उसके सामने का ये वाला कोना, ठीक है, और जैसे कि आप इस कोने में हो तो इसके सामने का ये वाला कोना, ठीक है। तो सामने यानी कि H के सामने कौन है भाई, E है, तो ये कहलाता है आकाशीय विकर्ण, ठीक है। वैसे ही ये F है, F के ये F के जस्ट सामने नीचे साइड कौन है, B, तो ये आकाशीय विकर्ण कहलाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आकाशीय विकर्ण आपको प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब किसी आकाशीय विकर्ण का सूत्र आपको देखना है। सूत्र होता है आकाशीय विकर्ण D बराबर वर्गमूल के अंदर लंबाई की घात 2 धन चौड़ाई की घात 2 धन ऊंचाई की घात 2। इस सूत्र को लगाइए, सीधे तौर पे आपको आकाशीय विकर्ण निकल जाएगा, ठीक है। तो सूत्र पे बेस्ड सवाल है ये, अच्छा सवाल है। आ जाइए, एक घनाभ 8 मीटर लंबा, सॉल्यूशन 9th, क्या दिया भाई, एक घनाभ है, मुझे घनाभ बनाने में बहुत मज़ा आता है, इसलिए मैं बार बार घनाभ बनाता हूँ। एक समय था जब मैं घनाभ बना नहीं पाता था, छोटेपन में जब मैं स्कूल में था, फिर उसके बाद लोगों को बनाते देखता था या टीचर को बनाते देखता था, तो बड़ा ही उत्सुकता महसूस होती थी कि भाई घनाभ बनाते हैं इन लोग, इतने मस्त प्यार से बना लेते हैं, तो हम फट बना लेते हैं। तो मैंने घनाभ की बहुत प्रैक्टिस की, तब जाके मेरे से घनाभ बन पाता है। तो मैं तो बहुत जल्दी बना लेता हूँ। उस समय हमारे कुछ बच्चे हुआ करते थे जो बहुत आराम से बनाते थे, उनको समझ नहीं आता था किस लाइन को कहाँ खींचना है जिससे घनाभ बने, बिगड़ जाता था, है ना। तो वैसा आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये घनाभ हो गया, इसकी लंबाई कितनी दी गई है, 8 मीटर, ये इतना लंबा है। चौड़ा कितना है, 4 मीटर, ठीक है, ये चौड़ाई हो गई। और ऊंचाई कितनी, 2 मीटर, ये उसका 2 मीटर ऊंचाई हो गया, ठीक है। 4 मीटर चौड़ा, 8 मीटर लंबा, ठीक है। तो क्या दिया भाई, घनाभ की लंबाई कितनी, 8 मीटर, चौड़ाई कितनी, 4 मीटर, ऊंचाई कितनी, 2 मीटर। क्या ज्ञात करना है, आकाशीय विकर्ण ज्ञात करना है। घनाभ का आकाशीय विकर्ण, आकाश में यानी कि लटकता हुआ, किसी जगह चिपका हुआ नहीं, यानी कि किसी दीवार में चिपका हुआ नहीं, लटका हुआ आकाशीय विकर्ण ज्ञात करना है, ठीक है। घनाभ का आकाशीय विकर्ण हमको ज्ञात करना है। सूत्र क्या लगाएंगे, अभी बताया था मैंने भाई, आकाशीय विकर्ण D बराबर, इस D को अपन क्या बोलते हैं, आकाशीय विकर्ण D बराबर, सूत्र क्या रहेगा, वर्गमूल के अंदर लंबाई की घात 2 धन चौड़ाई की घात 2 धन ऊंचाई की घात 2। लंबाई मतलब A, चौड़ाई मतलब B, ऊंचाई मतलब C। तो आप इस सूत्र को ऐसा भी लिख सकते हैं, D बराबर A की घात 2 धन B की घात 2 धन C की घात 2। यानी कि वर्गमूल में A कौन है भाई, A है 8, तो 8 की घात 2 धन B कौन है भाई, 4, तो 4 की घात 2 धन C कौन है भाई, 2, तो 2 की घात 2। 8 की घात 2 क्या होता है, 8 दूनी 16 बोल दोगे, नहीं बोलना है। 8 की घात 2 मतलब 8 का के घाव गुना 2 घाव, तो 8 गुना 8, 8 या ठीक 64। 4 की घात 2 मतलब क्या बोलोगे, 4 का के घाव गुना 2 घाव गुना, ठीक है, 2 घात गुना यानी कि 2 घाव गुना, तो 4 गुना 4, 4 चौक 16, 2 का 2 बार गुना, 2 गुना 2 यानी कि 4, 2 दूनी 4, ठीक है। जोड़ा जाड़ी करो, 4 और 6 10, 10 4 14, 14 का 4 हासिल आया 1, 1 और 1 2, 2 6 8, 84। 84 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। ये रफ है मेरा, आप ऐसे नहीं करेंगे। प्रश्न जब आप आंसर सॉल्व कर रहे होंगे आपके उत्तर पुस्तिका में, तो आप पीछे साइड रफ कार्य करेंगे, ठीक है। बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखिए, मेरी आदत नहीं लगनी चाहिए, मैं पन्ना नहीं पलटाना चाहता, इसलिए मैं यही कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए 2 से भाग देंगे, अभाज्य गुणनखंड में हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से दे रहा हूँ, सम संख्या है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2,
फिर अब 2 से भाग नहीं जाएगा, विषम आ गया, तो अब 3 से दे रहे हैं, 3 सत्ते 21 और 7 से जाएगा, 7 एकम 7, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 गुणा 7। देखिए 2 बाहर निकल रहा है वर्गमूल से, जिसने जोड़ी बनाई वो बाहर निकलेगा, तो 2 ने जोड़ी बनाई इसलिए 2 बाहर, और 3 की जोड़ी नहीं बनी, 7 की जोड़ी नहीं बनी, इसलिए ये 3 सत्ते 21 के रूप में अंदर पड़ा रहेगा। तो 2 वर्गमूल 21 ये डी का मान आ गया, यानी कि आकाशीय विकर्ण 2 वर्गमूल 21 मीटर ये आकाशीय विकर्ण की लंबाई होगी। उत्तर भी आप ऐसे लिख सकते हैं कि भाई घनाभ का आकाशीय विकर्ण 2 वर्गमूल 21 प्राप्त होगा, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये 9वां प्रश्न था। अब ऐसे ही अपन 10वें प्रश्न में आ जाते हैं। 10वां प्रश्न जो है उसके लिए बेसिक चीज समझा रहा हूं मैं। ये माध्यिका से रिलेटेड है। ठीक है, माध्यिका 3 नंबर के लिए, वैसे तो माध्यिका आप छोड़ सकते हैं, बहुलक के आने के चांसेस 99% है। ठीक है, समांतर माध्य और बहुलक के चांसेस ज़्यादा है, माध्यिका के चांसेस हैं पर उतना नहीं है। ठीक है, आएगा ज़रूर, जो माध्यिका पढ़ा हुआ है वो माध्यिका पढ़िए, आएगा ज़रूर, पर अथवा के ऊपर कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपको समांतर माध्य या फिर बहुलक का दिख जाएगा, इसलिए आप 3 में से एक को छोड़ के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल छोड़ सकते हैं माध्यिका। अगर आपको समांतर माध्य कठिन लगता है तो उसको छोड़िए, माध्यिका कठिन लगता है तो उसको छोड़िए। मेरे हिसाब से माध्यिका बाकी दोनों से कठिन है, बाकी दोनों तो ईजी है, पर माध्यिका का जो ये छोटा रूप है, जब प्रेक्षण बिखरे हुए रहते हैं, है ना, वर्गांतर वाले प्रेक्षण नहीं, ऐसे प्रेक्षण जो इस टाइप का रहेगा, बिखरा हुआ प्रेक्षण। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जो वर्गीकृत नहीं है, अवर्गीकृत प्रेक्षण है ये। ठीक है, ये बस बिखरे हुए रहते हैं, डायरेक्ट दिखते हैं प्रेक्षण। तो इन प्रेक्षणों पे माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं? ठीक है, माध्यिका ज्ञात करने का तरीका, जब पदों की संख्या, सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, आरोही क्रम में जमा दो पदों को, आरोही क्रम में जमाइए। फिर दूसरा काम क्या रहेगा, दूसरा काम जब पदों की संख्या क्या हो, सम, पदों की संख्या n क्या होनी चाहिए, सम, अगर सम होगा तब। और तीसरा काम रहता है जब पदों की संख्या विषम होगी तब, जब पदों की संख्या क्या होगी, n का मान क्या होगा, विषम होगा तब। तो मैं जानबूझकर विषम चूज कर रहा हूँ क्योंकि ये सरल पड़ता है बच्चों, तो इसके आने के चांसेस ज़्यादा है, जो सरल है वही आएगा, ऐसा नहीं कि कठिन छोड़ दें, आप इसको भी समझिए। ठीक है, जब पदों की संख्या क्या होगी, सम होगी, तब एमडी मतलब महुआ दारू नहीं, एमडी मतलब माध्यिका, मीडियन। ठीक है, गांव देहात के बच्चे सिर्फ एमडी मतलब समझते हैं महुआ, तो एमडी यानी कि यहाँ क्या हो जाता है, माध्यिका, मीडियन। तो एमडी इक्वल्स टू n/2, n बटे 2वां पद, प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद, पूरे के बटे में 2। ठीक है, ये स्मॉल n है, तो n बटे 2वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद पूरे के बटे में 2, ये ये निकल जाएगा, आपका माध्यिका निकल जाएगा। जब पदों की संख्या क्या हो, n विषम हो, तब माध्यिका क्या निकलेगी, एम डी इक्वल्स टू n प्लस 1 बटे 2वां पद। खुद ही देख सकते हैं कौन सा सूत्र ज़्यादा इजी लग रहा है, ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो इसी से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है, इसीलिए मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन वहाँ के डाले हैं। ठीक है, n+1/2वां पद। ठीक है, ये माध्यिका का सूत्र लग जाएगा। चलो आ जाओ, सॉल्यूशन नंबर 10, सॉल्यूशन नंबर 10, 10वां प्रश्न, आखिरी प्रश्न आज का। 25, 21, 23, 25, 21, 23, 18, 20, 28, 18, 20, 28 और है एक 24। ठीक है, इन प्रेक्षणों की माध्यिका ज्ञात करनी है, मीडियन ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन, आरोही क्रम में जमाएंगे। ठीक है, आरोही क्रम में जमाने पर, आरोही क्रम में जमाने पर, भाई आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े की तरफ, पर्वतारोही होता है ना, जैसे पर्वत में नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, वैसे ही हम लोग छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये जैसे पर्वतारोही है ऐसे चढ़ता है ना ऊपर, नीचे से छोटे से बड़े की तरफ, वैसे ही यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, 18, फिर उससे बड़ा कौन है, 20, फिर बड़ा कौन है, 21, फिर बड़ा कौन है, 23, फिर बड़ा कौन है, 24, फिर बड़ा कौन है, 25, फिर बड़ा कौन है, 28। पदों की संख्या गिनिए, 2, 2, 4, 2, 6 और एक 7, 2, 2, 4, 2, 6 और एक 7, कोई भी छूटा नहीं, सब आ गए सातों के सातों। तो पदों की संख्या आपको दिख गई कितनी,
पदों की संख्या भाई कितनी है, पदों की संख्या को हम दर्शाते हैं n से। n का मान कितना है 7, 7 तो है। 7 कौन सी संख्या है, विषम है कि सम है, विषम है। तो विषम है तो ये वाला सूत्र लगेगा, सिंपल वाला, मस्त लगा लो। चलो सूत्र लगाएंगे भाई माध्यिका का। माध्यिका बराबर, माध्यिका md बराबर n धन 1/2वां पद, n धन 1/2वां पद। ये n का मान डालो, n का मान कितना है 7 धन 1/2वां पद। 7 धन 1 कितना होता है 8, 8/2वां पद। ये सब ऐसे ही चलते रहेगा, वहां पद 8/2 काटा पीटी करो, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, तो चौवां पद। चौवां तो लिखते नहीं है, चौथा लिखते हैं ना, चौथा पद। ठीक है, तो चौथा पद। अब बताओ चौथा पद कौन है, 1 2 3 4, 23। 4 उत्तर नहीं है ना, चौथा पद खोजना है आपको। चौथा पद कौन है भाई 23, तो आंसर क्या आ गया 23। एमडी कितना आ गया 23। अतः उत्तर लिखेंगे माध्यिका कितनी प्राप्त हुई 23। ठीक है, अगर मैं यहाँ से चौथा पद पकड़ता 1 2 3 4 तो 18 आता है, इसलिए आरोही क्रम में जमाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उल्टा पुल्टा ये शफल करके रहता है ना, इधर उधर करके देता है, तो चौथा पद 18 निकलेगा तो माध्यिका नहीं निकल पाएगा, गलत हो जाएगा उत्तर। इसलिए सबसे पहला काम आरोही क्रम में इसको जमा लीजिए, आरोही क्रम में एक क्रम प्राप्त हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या निकाल लीजिए माध्यिका, या तो आप आरोही क्रम में जमाइए या अवरोही क्रम में जमाइए, या कम से बड़े की तरफ या बड़े से कम की तरफ, ऐसा भी जमा सकते थे। 28 25 24 23 21 20 18 ऐसा भी जमा सकते थे, वही उत्तर आता। ठीक है, यानी कि किसी भी एक क्रम में होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके ये निकलता है। ठीक है, तो ये पूरा 10 के 10 प्रश्न आज हो गए, अभी हो गए, है ना। अब इसकी तैयारी करिए बच्चों। एक उत्तर वाली लाइन कैसे लिखना है वो आपको पता है, इतना तो आप समझ गए हो कि भाई दिए गए परीक्षणों की माध्यिका 23 होगी, ऐसा करके उत्तर लिखना है। तो ये खत्म होता है। ठीक है, तो देखो मेरे को कितना समय लगा, लगभग मुझे लगा है मैंने 8-10 के आसपास वीडियो चालू किया था, तो मुझे समय लगा है लगभग 40 मिनट के अंदर हो गया है। ठीक है, तो ये 3 नंबर के प्रश्न आप लोगों को कम से कम 25 मिनट के अंदर हो जाने चाहिए, 25 मिनट के अंदर, 25 से 30 मिनट के अंदर। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं कल या परसों, जब भी मैं वीडियो डालूँ 4 नंबर के प्रश्नों का वीडियो आएगा। आप प्रैक्टिस में रहिए, बने रहिए और तैयारी करते रहिए। ठीक है, चलो बाय बाय, गुड नाइट।